अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर मॉड्यूल। एंड इस मॉड्यूल में हम समझने वाले हैं एक्सचेंजेस के बारे में, जहां पे आप ट्रेड्स करते हैं, जहां पे आपका पूरा फंड ऐड होता है। अब इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइप की एक्सचेंजेस होती हैं और कौन सी सिक्योर है, किस तरीके से आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके ध्यान में रख के आपको ट्रेड करनी है। क्योंकि एक्सचेंजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो जब तक आपको एक्सपीरियंस आएगा तब तक आप बहुत कुछ लूज कर चुके होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इस मॉड्यूल को सही से देखें और जो चीजें मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ उसको सही से ध्यान से आपने सुन के अप्लाई भी करना है, उन चीजों पे आपने ध्यान भी रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में फर्क क्या है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की सबसे पहले हम यहाँ पे बेनिफिट समझ लेते हैं और ये किस तरीके से काम करता है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब ये है कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो यूजर्स एंड लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के कंट्रोल में होता है। एंड इसका ये सबसे पहला बेनिफिट। एंड दूसरा बेनिफिट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत, इसको ध्यान में रख के इस चीज को डिजाइन किया गया है। क्रिप्टो को जो डिजाइन करने का मेन मकसद वो भी यही है दैट आपका जो फंड है जो भी ट्रेड करे, जो कि आपके पास दौलत पड़ी है, वो कंट्रोल आपके में हो और किसी को पता ना चले कि आपके पास कितनी दौलत है, कितने आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, कौन कौन सी करेंसीज पड़ी हुई है, आप अपने फंड्स के साथ क्या कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता चलता। तो सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए, प्राइवेसी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, प्लेटफॉर्म्स के अंदर। एंड जो थर्ड चीज दैट इज सिक्योरिटी, फंड सिक्योरिटी, जो आपके एसेट्स है उसकी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो यहाँ पे आपका फंड किसी के कंट्रोल में नहीं है तो वो आपके साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़े बेनिफिट्स है। अगर इसका नुकसान की अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, अगर इसको हम नुकसान ना कहें तो भी बेहतर है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आप समझ लें कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इसको थोड़ा सा कम करता है, दैट इज फीचर्स। अगर हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करते हैं तो उसमें बहुत ही लिमिटेड फीचर्स हैं, या वो जो फीचर्स हैं वो बहुत मुश्किल है। या अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, या आप समझ लें कि जो पेयर्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, आप समझ लें कि यूज करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। लेकिन जो मेन चीजें हैं, मेरे ख्याल से अगर आप न्यू यूजर हैं और आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो आपको अभी थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में भी समझना चाहिए अगर आपने पहले कभी यूज नहीं किए। अब इसमें क्या होता है कि आपको फीचर्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं। जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन जब मैं यूज किया तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ही है। अभी हम बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का सबसे बड़ा बेनिफिट जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हमें नहीं देखने को मिलता, दैट इज फीचर्स। अब इसमें फीचर्स बहुत मजे के मिलते हैं, जहां पे लोग बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स देखते हैं, तो वहां पे वो जो चीजें हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको 120x लेवरेज ऑप्शन मिलता है, उसके बाद आपको सेल ऑर्डर्स, लिमिट्स एंड और भी बहुत सारी चीज आपको उसमें देखने को मिलती है, स्टेकिंग ऑप्शंस। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी है, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करने में भी इजी है और आसानी भी होती है। अगर हम इसके यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे जो दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर, वो दोनों नेगेटिव पॉइंट्स आ जाती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मुझे फर्क पड़ता है, आई डोंट नो आपको फर्क पड़ता है या नहीं, दैट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब ये है कि हम जितनी भी यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को भी पता चल सकती है, वो गवर्नमेंट को भी ये शेयर कर सकते हैं। और इनको खुद पता चल रहा होता है कि हमारी लास्ट कौन कौन सी एक्टिविटीज है, कौन सा प्रोजेक्ट हमने बाय किया है, कब सेल किया है, क्या क्या चीजें हमारी हुई है, कौन सा विड्रॉ हुआ है, सब चीजें यहाँ पे नजर आ रही होती है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, जो हमारा फंड है, जो हमारी एसेट्स है, वो किसी और के कंट्रोल में है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर रहे हैं, बाइनेंस यूज कर रहे हैं, और वहां पे जो आपके डॉलर्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 बिटकॉइन लेके वहां पे रख दिए हैं, तो वो बाइनेंस के कंट्रोल में है। दिखने में नजर आ रहा है आपको कि दैट इज, या आपको आपके पास बिटकॉइन पड़े, बट वो बिटकॉइंस आपके सिर्फ नंबर्स आपके पास शो हो रहे हैं। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है, वहां पे आपके जो पैसे पड़े हैं वो सिर्फ आपको नंबर शो हो रहे हैं। एक्चुअली जो अमाउंट उनके पास अलग से पड़ी हुई है, उन्होंने स्टॉक मार्केट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको पता भी नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो जब इंसान, आप अगर मुझे पैसे दे रहे हो और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मुझे तरीका आता है पैसे बनाने का, मैं बिल्कुल उन पैसों को रखने नहीं दूंगा। उन पैसों को इन्वेस्ट करके वहां से पैसे कमाऊंगा। और आपकी जो, आपको लगता है कि आपके 1 लाख मेरे पास पड़े हुए, बट उस 1 लाख से मैं 5,000 20,000 डेली के कमा रहा हूँ। ठीक है, तो सेम चीज ये एक्सचेंजेस करती हैं। आपको क्या लगता है, एक्सचेंजेस कोई बेवकूफ है, इतना बड़ा सिस्टम चला रही है, आपसे जो 0.0001% फीस लेके तो आपको जो है ना इतने अट्रैक्टिव फीचर्स दे रही है, इतनी सारी चीजें हैं उनके पास। तो ये चीज है। एंड एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में मुझे पॉजिटिव लगता है, दैट इज हैकिंग। यहाँ पे कोई भी हैक नहीं कर सकता, आपके फंड को कोई भी हैक नहीं कर सकता। एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो आए एक दिन आपकी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वो हैक होती रहती है। कोई भी आता है उसको हैक करके
आपका जो पूरा फंड है वो लेके चला जाता है। एक्सचेंजेस का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि एसईसी में ये जितने भी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड ही नहीं है, या सही से काम ही नहीं करे, या सही से अपना जो डेटा है सर्वर में क्या क्या हो रहा है ये उनको शेयर ही नहीं करते, तो उनको पता ही नहीं चलता और यहाँ पे आपके साथ बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी जो चौथा पॉइंट है दैट इज ये आपका जो हैकिंग सिस्टम है ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर चलता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ये बिल्कुल भी उनका कोई काम नहीं होता, कितनी भी वो कोशिश कर ले डिसेंट्रलाइज, कोई भी आज तक अभी जितने भी टाइम हुआ है क्रिप्टो को, अभी तक कोई भी सिस्टम अभी तक हैक नहीं हुआ है। ठीक है, जितनी भी आप समझ लें कि कोशिशें हुई है वो सारी फेल हो चुकी हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं। वैसे अगर आप विजिट करेंगे तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको सारी एक्सचेंजेस नजर आ जाएंगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को देख लेते हैं। जैसे यूनिस्वैप है, आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, DYDX है, पैंक्सवैप है, Sun.io है, काइन प्रोटोकॉल है, उस भी बहुत सारी एक्सचेंजेस है जो कि डिसेंट्रलाइज काम करी है। ऐसा नहीं कि 5-6 है, और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस है और न्यू जनरेट भी हो रही है एक्सचेंजेस, और ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब इसमें जो मेरी फेवरेट जो मैं मैक्सिमम यूज करता हूँ दैट इज यूनिस्वैप एंड DYDX, पैंक्सवैप भी मैं यूज करता हूँ। ये चारों पांचों मैंने यूज की है, बट मैं मैक्सिमम ये जो 4 आपको ऊपर नजर आ रही है 3, ये मैं यूज करता हूँ मैक्सिमम अपनी चीजों को यूज करने के लिए। जब मुझे फ्यूचर ट्रेड करनी होती है तो मैं DYDX को यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आपको मिल गया है। तो अगर देखा जाए तो जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, अगर इतने फीचर्स अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर आ जाए जो कि हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ मूव होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अब इसमें थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट, थोड़ा सा स्लो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अकॉर्डिंग, और उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही स्लो है, आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं, थोड़ा सा स्लो है। उससे मेरे ख्याल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी 1 मिनट में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की, जिसके अंदर बाइनांस आ जाता है, कॉइनबेस आ जाता है, एंड क्यूकॉइन हो जाता है, बिटफिनिक्स, और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस। आप समझ लें कि 200 प्लस तो एक्सचेंजेस हैं हमारी टोटल। ये सब चीजें और ये जो एक्सचेंजेस हैं इनके बारे में अगर आपको डेटा लेना है तो आपने क्या करना है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाना है, जो कि हमारा कॉइन मार्केट कैप का जो मॉड्यूल है उसमें मैं आज अलग से नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये मॉड्यूल बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो वो वाली वीडियो देखने के बाद आपने डायरेक्टली कॉइन मार्केट कैप को ओपन करना है, एक्सचेंजेस पे जाना है, और वहां पे आप जितनी भी एक्सचेंजेस उसके बारे में डिटेल्स कहां से ले सकते हैं, कितना उनका वॉल्यूम है, डेली का क्या सीन है, और उनकी स्टेबल कॉइन कौन से है, उनकी टीम क्या है, ये सारी चीजें आपने यूज करने से पहले देखनी है। राइट नाउ मैं बाइनांस यूज कर रहा हूं, बट बाइनांस 2 बार हैक हो चुका है। जितनी भी ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इन सब में 100% अगर आप अपना फंड इन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर होल्ड करें तो मेरे ख्याल से आप बेवकूफी करें और आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। मैंने 99% नहीं कहा, आई एम सेइंग 100% आपका फंड सिक्योर नहीं है अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज नहीं कर रहे। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज करें जस्ट बिकॉज ऑफ फीचर्स। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर नहीं है, सिर्फ फीचर्स का थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये चीज मुझे इतना ज्यादा ट्रैक नहीं करती, तो मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ही सपोर्ट करता हूं। एंड जल्दी ही हमारा जो मॉड्यूल है वो ऐड होने वाला है। आई थिंक जब तक आप ये मॉड्यूल देख रहे होंगे तब तक बाकी मॉड्यूल्स अपलोड हो चुके होंगे, तो वो वाला आपने लाजमी मॉड्यूल देखना है दैट जिसमें हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की पूरी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उसको आपने लाजमी देखना है और डिसेंट्रलाइज की तरफ जाएं, क्योंकि हमारा क्रिप्टो में आने का मेन मकसद ही यही है। एंड अगर आप देखेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर अभी FTX का हुआ है, FTX थर्ड सबसे बड़ी एक्सचेंज थी, आपको आइडिया भी नहीं है। दैट इज इतनी बड़ी मार्केट के अंदर तीसरे नंबर पे आना ये बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद भी उनका सारा कुछ हर एक चीज जीरो हो गई। आप समझ लीजिए कि जितने भी लोगों का वहां पे फंड था सारा कुछ जीरो हो गया। तो अगर आपका बाइनेंस या कॉइनबेस या किसी भी एक्सचेंज के अंदर, मैं ऐसा नहीं कि मेरा किसी भी एक्सचेंज के साथ कोई पंगा या उन्होंने मेरे साथ कुछ किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को सपोर्ट ही नहीं कर रहा और मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूं, क्योंकि अब बात सिर्फ फीचर्स की नहीं है, बैंक सेलिंग की नहीं है। इनफैक्ट मैं यूज कर रहा हूँ बाइनेंस में, बहुत ज्यादा यूज करता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, हर चीज के लिए मैं यूज करता हूँ। बट आगे चल के उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपने इनको कैसे यूज करना है। लेकिन जो चीज है दैट इज आपको मैं बताता हूँ ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना, ये आपका घर का वॉलेट है। ठीक है, और ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं ये दुकान है। ठीक है, जहां से आप क्रिप्टो खरीदते हो, सेल करते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे गोल्ड की शॉप है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो गोल्ड की शॉप है। ठीक है, आप आए, आपने 2 बिटकॉइन लिए कि भाई मुझे 2 बिटकॉइन दे दो, आपने ऑर्डर लगाया और आपके पास 2 बिटकॉइन आ गए, जितने के भी बिटकॉइन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल $20,000 के आपने $40,000 के बिटकॉइन लिए और आपने बाइनेंस में रख दिए। ठीक है, अब ये वाला सेम सिनेरियो अगर आप शॉप पे जाते हैं और शॉप वाले को कहते हैं कि मुझे 2 गोल्ड जो है ना 2 ग्राम गोल्ड दे दें। ठीक है, लेकिन ये जो गोल्ड है ना ये आप अपने वॉलेट में रख दें। आपका जो मतलब जो होता है वॉलेट, उनके पास
आप समझ लें कि जो खजाने का वो होता है चाबी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो जो होता है उसके अंदर आप कहते हैं कि आप ये अपने पास अपने वॉलेट में रख दो, मुझे अभी मैं घर पे नहीं लेके जा रहा है, मैं अपनी अपनी मतलब कब्जे में इसको नहीं कर रहा, आप अपने पास रखो, जब मुझे सेल करना होगा ना तो मैं आपसे लेके डायरेक्टली सेल कर दूंगा, या मुझे सेल करके मुझे जो है ना वो करेंसी दे दीजिएगा, ठीक है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे बनता है। अब वो बंदा जिसको आप जानते हो, ठीक है, कभी भी आपने ट्रस्ट किया है, कभी भी किसी आपने शॉप वाले को कहा है कि गोल्ड आप अपने पास रख दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं घर पे नहीं लेके जा रहा, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे है। आप वहां पे लोगों के पास ट्रस्ट नहीं करते, तो ये चीज सेम चीज आप बाइनेंस के साथ, कॉइनबेस के साथ अब क्यों करते हैं, जो कि आपको पता भी है कि लास्ट टाइम अब न्यू है ना, मैं देख चुका हूं ये सब चीजें। ऑलमोस्ट मैंने जहां तक देखा है तो 7 से 8 एक्सचेंजेस जो कि बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, जिनका सारा जो सिस्टम है वो जीरो हो चुका है और लोगों के फंड जाया हो चुका है। तो अगेन ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो सेम सिनेरियो यहाँ पे बनता है। ये लोग आपका फंड यूज भी कर सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं खुद। अच्छा, इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है, ठीक है, द बिग शॉर्ट है, इसके बाद एक मैंने सीरीज देखी थी, आई थिंक मूवी है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, आप नेटफ्लिक्स या वैसे भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं जहाँ पे आपको दिखता है कि एक बंदा जिसने अपना फेस की जो है वो सर्जरी करा दी इंडिया में जाके, एंड उसके बाद वो एक सीरीज बनी हुई पूरी, और उसकी एक्सचेंज थी, उसमें पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स पड़े हुए थे, उसने अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया और उसने ऐसे शो कराया कि वो मर गया, ठीक है, और उसका जितना भी सिस्टम है, जितना भी वॉलेट है, वो लेके स्कैम कर दिया उसने, और वो एक बहुत अमेजिंग तरीके से उन्होंने आपको गाइड किया। अगर आप वो देखेंगे तो आपका ब्रेन वॉश सही से हो सकता है। मैं आपका ब्रेन वॉश सही से नहीं कर पाऊं शायद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका फंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के पास पड़ा रहे। ये वही सिनेरियो है जैसे मैंने आपको बताया कि आपने गोल्ड लिया और गोल्ड वाले शॉप के पास आपने रख दिया, वो जब चाहे आपको गोल्ड लेके भाग सकता है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे है, आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज करना है। होल्डिंग के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट्स हैं जो कि मैं रिकमेंड कर दूंगा अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे, या वैसे भी आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है तो हम सब चीजें बताते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने यूज करनी है। अगर आप अपने फंड को सिक्योर रखना चाहते हैं तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ कोई भी आप कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, होल्डिंग के लिए आपको ये चीज यूज नहीं करनी। ओके, सबसे पहले हम इनको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी आपको यूज करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइजेशन का, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन एक्सचेंजेस के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता। वहां पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, उनका सारा कंट्रोल होता है। तो वो एक बंदा जो कि एक इंस्टीट्यूशन है उसके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके बाद फॉर एग्जांपल आप देख लें बाइनेंस है, तो उनकी अपनी कंट्रोल में है सारा कुछ, ठीक है। एंड दूसरा जो हमारा पॉइंट है कस्टडी ऑफ एसेट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे कंट्रोल की, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है उनके पास आपकी पूरी एसेट का कंट्रोल होता है। बल्कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर आपकी जो एसेट्स है वो सिर्फ आपके कंट्रोल में होती है। आपकी जो प्राइवेट कीज होती है, आपकी जो बैकअप कीज है वो सिर्फ आपके पास है, तो वो आपका फंड सिक्योर है, वो किसी और की कस्टडी में नहीं है। और उसके बाद करते हैं इम्परमानेंट लॉस। अब ये एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया है, यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इस तरीके से होते हैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स के कंट्रोल में होता है। अब आपने समझना है कि ये एक्चुअली डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम किस तरीके से करता है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं जो है ना लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ यूनिस्वैप पे भी, पैंक्सवैप पे भी, और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहां पे मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। हम किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बिटकॉइन है, ठीक है। 10 बिटकॉइन की वर्थ का आगे जितना भी दूसरा पेयर में सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल यूएसडीटी करता हूँ, तो 10 बिटकॉइन के आगे 10 इथेरियम के आगे जितनी भी उसकी वर्थ बनती है वो दोनों एसेट्स में वहां पे लॉक कर दूंगा, और मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिसको बिटकॉइन चाहिए होंगे तो वो ऑटोमेटिकली बिटकॉइन को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देगा और यूएसडीटी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसकी जो ट्रांजेक्शन फीस है, उसका जो भी रिवार्ड सिस्टम है, वो जो पूल होता है उसमें मुझे उसका रिवार्ड मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें आता है इम्प्रिमिनल लॉस। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से लोग कहते हैं कि उसमें लॉस हो जाता है, मेरा अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट में होता है। जब प्राइसेस ऊपर नीचे जाती है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा ऊपर होती है, मार्केट कभी कभार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मुझे इसमें कोई ज्यादा खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है। थोड़ा सा लॉस होता है लेकिन वो प्रॉफिट से होता है, आपका नहीं। आपका जो कैपिटल है फॉर एग्जांपल 10 इथेरियम में वो कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा ये माइनस होता है। तो ये इम्प्रिमिनल लॉस जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो ये चीज आपके लिए है, और इसका मॉड्यूल में अपलोड कर दूंगा कि आप लिक्विडिटी किस तरीके से प्रोवाइड करके अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप उस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब इस तरीके से काम करता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास 10 इथेरियम पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप उस पर प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो। प्रॉफिट स्टेकिंग का ऑप्शन है, लेकिन उसमें कि आप किसी और के पास फंड अपना दे देते हो, वो ट्रेडिंग करके जो भी करके आपको एक अमाउंट दे रहा है, ठीक है, प्रॉफिट के हिसाब से जिस तरीके से वो दे रहा है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी में क्या होता है कि आप समझ लें कि एक पूल का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पे ट्रांजेक्शंस को
जो है ना वो अप्रूव करके देते हैं, वहां पे आपको रिवार्ड के तौर पे वो एक सिस्टम है, ठीक है। इस पे मैं अलग से मॉड्यूल बना दूंगा, लेकिन ये है कि इसमें बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जहां पे आपके पास 10 इथेरियम पड़े हुए हैं, अगर आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, मेरी जितनी भी जो पूल के अंदर जो लिक्विडिटी प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहा हूँ उन प्रोजेक्ट्स को। तो इस पे मैं अलग से जो मॉड्यूल बनाऊंगा उस मॉड्यूल को आपने लाजमी देखना, ताकि अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करें तो उसकी जितनी भी फीचर्स हैं, ये जो आपको इंप्रूवमेंट लॉस से कैसे बचना है, ये सब चीजें किस तरीके से काम करती हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें समझ आ जाएंगी। अब बात करते हैं रेगुलेशंस की। रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं ये बंद भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी होती हैं, गवर्नमेंट्स उसको पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ता है। पूरा एक सिस्टम है वो सेंट्रलाइज है, ठीक है। उसको गवर्नमेंट्स चाहे तो बंद भी कर सकती हैं, हैक भी कर सकती हैं, सारा कुछ उनके साथ हो सकता है। आप समझ लें कि वो रेगुलेटेड सिस्टम है पूरा, और उसका जितना भी डेटा है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी कर सकते हैं, और ये आपको यहाँ पे अपनी डेटा सारा कुछ देना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर आपको अपनी केवाईसी करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना जाओ, अपना अकाउंट ओपन करो, ट्रस्ट वॉलेट फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया, एक्सचेंज को यूज किया, आपने बाय करना है, सेल करना है, जो करना है आपने डायरेक्टली एक ही सेकंड में आपने कर लिया। कुछ भी केवाईसी अपनी आइडेंटिफाई देने की जरूरत नहीं कि आप कौन हो, क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। लिक्विडिटी अगर हम बात करें तो इसमें जो बायर सेलर्स के बीच में जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लार्ज मतलब जो बायर्स होते हैं, जो आप समझ लें कि बिग वेल्स होती हैं, वो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट्स इसको पसंद नहीं करती डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को, क्योंकि वहां पे उनको पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से एक्चुअली सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो हमारा लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो छोटे छोटे यूजर्स उनको बेनिफिट हो जाता है कि वो अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज जो बिग वेल्स है वो हमें बेनिफिट ही नहीं देती, जिनके पास करोड़ों डॉलर्स पड़े हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग ऑप्शंस की, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दैट इज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ऑप्शन थोड़े ज्यादा मिलते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ऑप्शन कम मिलते हैं, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। मेरे ख्याल से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस फ्यूचर में जाके बहुत अच्छे से चलने वाली है, क्योंकि लोगों के अंदर सिक्योरिटी को लेके बहुत कुछ होने वाले है। जिस तरीके से इंडिया ने टैक्स लगाया था क्रिप्टो के ऊपर 30%, अगर पाकिस्तान ने भी इसको जो है ना एक्सेप्ट किया, और जो बड़ी बड़ी जो आप समझ लें कि हमारी होती है कंट्रीज, अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया और बड़ा बड़ा टैक्स लगा दिया, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ लोग शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कंपनी है उस एक्सचेंज के बारे में कि वो किस तरीके से रन हो रहा है। तो ये आप समझ लें कि अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर बाइनांस को बैन करना चाहे तो कर सकती है, उसको उनको स्टॉप करना चाहे तो यहाँ पे पाकिस्तान में कर सकती है। उसके बजाय अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो वो कहीं से भी उसको आप एक्सेस कर सकते हो, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये चीज पॉसिबल है यहाँ पे। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आपको कौन सी एक्सचेंज यूज करनी चाहिए? डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जाना चाहिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जाना चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें किसी भी प्रोजेक्ट को और आपको लॉन्ग टर्म की तरफ ही जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऐसी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने 2030 के लिए होल्ड किए हुए, ठीक है। अब 2030 तक बहुत सारे जो आप समझ लें कि मार्केट के अंदर ट्रेंड स्टार्ट होंगे। जैसे मैंने आपको फेज के बारे में बताया था ना कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर 4 फेजेस होते हैं, तो उसमें 3 फेज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे एक 25 में कंप्लीट होगा, एक मेरे ख्याल से 29 में होगा, एक 33 में होगा। तो इन फेजेस में 3 बार मार्केट वो चीज कर सकती है। लेकिन मैं अपना फंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ही जो बाइंग सेलिंग है वो वहां पे ही करूंगा, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म सेलिंग परचेजिंग सेलिंग है ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ फंड पड़ा है $5000 जिसको मैंने बाइनांस पे रख के सिर्फ आज बाय किया, शाम को सेल कर दिया, मॉर्निंग में बाय किया, रात को सेल कर दिया, इसके लिए मैं यूज करता हूं बाइनांस या कुछ जो एक्सचेंजेस हैं। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इन एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इनको आपने यूज नहीं करना, और ये होल्डिंग के लिए है ही नहीं। इनका जो वॉलेट सिस्टम है इनको तो आपने यूज भी नहीं करना, कोई भी कॉइन उसके लिए होल्डिंग के लिए आपको यूज नहीं करना, ठीक है। एंड आपका जितना फंड आप लूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने $50,000 बाइनांस में ऐड किए हुए, तो मैं उस माइंडसेट से कर सकता हूं कि अगर बाइनांस ने स्कैम किया तो ये मेरे जा भी सकते हैं, तो मैं उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहूंगा। वैसे ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सचेंज ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि अभी जो रेगुलेशंस है यूएस के अकॉर्डिंग जो रेगुलेशंस हो रही है वो बहुत अच्छी है, मुझे काफी अच्छा लगा है। दैट इज रेगुलेशंस हो जितनी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं इनके ऊपर, और ये सही से रेगुलेट होने के बाद ही काम करें, ताकि जो भी स्कैम चले। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जब भी बाइनांस है अपनी जो है ना वो जितने भी लोगों के यूजर्स के जो अकाउंट्स उसको वॉश कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, एकदम जीरो कर देते हैं, तो बहुत बार हो चुका है। इनफेक्ट मेरे साथ भी 3-4 बार हो चुका है बाइनांस के ऊपर, और उसके बाद क्यूकॉइन पे भी मेरे साथ 2 बार हो चुका है, जहां पे मेरा फ्यूचर अकाउंट मेरी पोजीशन चल रही होती थी और $5000 $6000 सारा अकाउंट ऑटोमेटिकली वो जीरो कर देते थे, पोजीशन सही चल रही होती थी। और बाइनांस यूएस के साथ भी उन्होंने काफी बार किया है, ऐसे बहुत ज्यादा बार हो चुका है इन एक्सचेंजेस के साथ। तो रेगुलेट होंगे तो यहाँ पे ये जो स्कैम्स वाला सिस्टम है जो एक्सचेंजेस खुद करती हैं, ये वाला हिस्सा नहीं होगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको सही लगता है आप वो करें, लेकिन एक अपनी सिक्योरिटी को लेके आपने देखना है, और उसके बाद आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यूज करनी चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।